Hello guys, welcome back to my channel. Okay, so today's topic is about acceptance. प्रपोज़ल कंप्लीट हो गया है, आज हम लोग एक्सेप्टेंस देख रहे हैं. स्टार्ट करते हैं. सो जनरल मीनिंग एक्सेप्टेंस की क्या हुई? किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ पे हाँ बोलना, उसको ही कहते हैं एक्सेप्टेंस. यहाँ पे लिखा है व्हेन वन पर्सन गिव असेंट टू द ऑफर मेड टू हिम. जब एक व्यक्ति जिसके लिए ऑफ़र बनाया गया है वो अपनी असेंट देता है, यानी कि स्वीकृति देता है, उसको ही हम लोग एक्सेप्टेंस कहते हैं. सेक्शन 2B में भी यही डेफिनेशन गिवन है दैट व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज़ मेड, कि जब कोई एक व्यक्ति जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया है सिग्निफाइज इज असेंट देयर टू, और वो व्यक्ति उस प्रपोजल पे सिग्निफाई करता है अपनी असेंट. सिग्निफाइज का मीन्स क्या हुआ? कम्युनिकेट करता है, अपनी असेंट को कम्युनिकेट करता है. कम्युनिकेट 3 तरीके से कर सकता है, बाय ओरल, बाय रिटन और बाय द वे ऑफ कंडक्ट. द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. तब ये माना जाएगा कि वो प्रपोजल एक्सेप्टेड हुआ है, एक्सेप्टेंस हुई है. नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और हमने इसको बार बार पढ़ा भी लास्ट वाले लेक्चर्स में भी, कि अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. कि जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद वो एग्रीमेंट बनता है, जिसको हम लोग प्रॉमिस कहते हैं. इसी से पहला पॉइंट बन रहा है दैट ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर देयर अराइज अ प्रॉमिस दैट इज एन एग्रीमेंट. कि जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया जाता है, ऑफर पे एक्सेप्टेंस दी जाती है, तब क्या क्रिएट होती है? प्रॉमिस क्रिएट होती है, एग्रीमेंट क्रिएट होता है. दूसरा पॉइंट कह रहा है द ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस के पहले, अभी एक्सेप्टेंस हुई नहीं है, एक्सेप्टेंस के पहले जो ऑफरर और ऑफरी हैं उनके बीच में कोई भी किसी प्रकार का लीगल रिलेशंस क्रिएट नहीं होता है. एक बार एक्सेप्टेंस हो जाती है उसके बाद में लीगल रिलेशंस क्रिएट होता है. इजी पॉइंट है. थर्ड है आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर. अब ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद में इट मे क्रिएट लीगल रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज इफ एग्रीमेंट हैज़ ऑल द इसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद में लीगल रिलेशंस क्रिएट होती हैं बिटवीन द पार्टीज अगर उस एग्रीमेंट में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे इसेंशियल्स हों. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स कौन से हमने पढ़े थे? लीगल रिलेशन, टू पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशंस, जो हमने सारे सेक्शन 10 में पढ़े थे. वो सारे इसेंशियल्स अगर एग्रीमेंट में हैं तो एक्सेप्टेंस के बाद लीगल रिलेशंस क्रिएट होती है बिटवीन पार्टीज. ओके. फोर्थ पॉइंट है आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर. ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद में, ऑफर के एक्सेप्टेंस के बाद द एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी रिकॉल्ड इफ इट हैज़ रिच टू द ऑफरर. एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. ए ऑफरर है और बी ऑफरी है. अब ए ने एक ऑफ़र सेंड किया बी को और बी ने उस ऑफ़र की एक्सेप्टेंस दे दी, और इस चीज़ की नॉलेज ए को पता चल गई है. मीन्स ए के नॉलेज में आ गया है कि जो ऑफरी है उसने एक्सेप्टेंस दे दी है. अब जो ऑफरी है वो वापस अपनी एक्सेप्टेंस को रिकॉल नहीं कर सकता. द एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी रिकॉल्ड इफ इट हैज़ रीच टू द ऑफरर. ऑफर के पास पहुंचने के बाद जो ऑफरी है वो एक्सेप्टेंस को रिकॉल नहीं कर सकता. ओके. नेक्स्ट है हु मे एक्सेप्ट. एक्सेप्ट कौन कौन कर सकता है? पहला है इन द केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर. अगर स्पेसिफिक ऑफर है जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, एक स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए बनाया गया हो, उसको स्पेसिफिक ऑफर करते हैं. तो स्पेसिफिक ऑफर में कौन एक्सेप्टेंस कर सकता है?
स्पेसिफिक पर्सन ही एक्सेप्टेंस कर सकता है। इन द केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर इट इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। जिस पर्सन के लिए ऑफर बनाया गया है वो ही पर्सन इसको एक्सेप्ट कर सकता है, इसके अलावा दूसरा पर्सन कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस पर्सन के लिए बनाया गया है वही एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे एक केस लॉ है, बोल्टन वर्सेस जॉन्स। इस केस में क्या हुआ था, जो जॉन है वो एक और पर्सन है जिसका नाम है ब्रोकलहर्स्ट, उसके साथ में डील करता था। और जॉन ने ब्रोकलहर्स्ट को एक ऑर्डर दिया, एक ऑफ़र दिया। ये जो ऑर्डर दिया है जॉन ने ब्रोकलहर्स्ट को, वो ऑफ़र ब्रोकलहर्स्ट के पास पहुंचने से पहले जो ओनरशिप है वो चेंज हो जाती है। क्या चेंज होती है कि जो ब्रोकलहर्स्ट का जो बिजनेस था वो अब बोल्टन ने परचेज कर दिया है, तो अब ओनर कौन है, बोल्टन है। तो जो सामान जॉन ने मंगाया था वो सामान अब बोल्टन जो है वो सेंड करता है जॉन को, और जॉन को नहीं पता कि ये जो पर्टिकुलर सामान जो है वो बोल्टन ने भिजवाया है। इसलिए जो जॉन है वो पैसे देने से मना कर देता है। तब जो बोल्टन है वो जॉन को सू करता है। कोर्ट कहती है कि ये एक स्पेसिफिक ऑफ़र है, क्योंकि जॉन ने जो ये ऑफ़र भेजा था वो ब्रोकलहर्स्ट के लिए भेजा था। वो ऑफ़र जो है बोल्टन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ ब्रोकलहर्स्ट एक्सेप्ट करेगा। तो इस केस में हमको क्या पता चला, ब्रोकलहर्स्ट के लिए ऑफ़र बनाया गया था तो ब्रोकलहर्स्ट को ही एक्सेप्टेंस देनी थी, ना कि बोल्टन को। नेक्स्ट वाला केस है इन द केस ऑफ जनरल ऑफ़र। ये जो सबके लिए बनाया गया हो, ऐसा ऑफ़र जो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। द एक्सेप्टेंस में बी गिवन बाय एनी पर्सन फ्रॉम अमंग द पब्लिक हु हैज़ द नॉलेज ऑफ द ऑफर। यहीं पे हमने एक केस पढ़ा था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। इस केस में क्या होता है, एक कंपनी है जिसका नाम है कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। ये कंपनी एक मेडिसिन बनाती है जो इन्फ्लुएंजा डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती है, और साथ में वो एक एडवर्टाइज भी करता है कि हमारी मेडिसिन को जो कोई भी कंज्यूम करेगा उसको इन्फ्लुएंजा डिजीज़ नहीं होगी। तो जो कार्ली नाम की लेडी है उसने वो न्यूज़पेपर पढ़ा जो एडवर्टाइजमेंट में था, और उसके टर्म्स और कंडीशंस को देखते हुए उसने कंज्यूम कर दिया। कंज्यूम करने के बावजूद उसको इन्फ्लुएंजा डिजीज़ हो जाती है। तब कार्लिल जो है वो सू करती है। कोर्ट कहती है कि ये एक जनरल ऑफ़र है। हमको क्या समझ में आया कि जनरल ऑफ़र में कोई भी पब्लिक एक्सेप्ट कर सकता है ऑफ़र को। हियर द कार्लिल एक्सेप्टेड द जनरल ऑफ़र हैविंग नॉलेज ऑफ द ऑफ़र थ्रू न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। And lastly, if you liking my video, then please do like, subscribe my channel. Thank you.